हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। इससे पहले मैं इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। उसमें हमने वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध निकाला था वो था अवतल दर्पण के लिए। कई बार क्वेश्चन वो नाम लेके पूछता अलग अलग, जैसे वो कहेगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए, तब आप इस डेरिवेशन को करेंगे। अगर वो कहता है कि अवतल दर्पण से संबंध स्थापित कीजिए, तो आप उस डेरिवेशन को करेंगे। तो अगर कुछ नहीं कहता है कि सिर्फ ऐसा बोल दे कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए, तो फिर आप फ्री हैं। फिर चाहे आप उत्तल से निकालें या अवतल से, दोनों ही केसेस में समान आती है, इक्वल आती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी स्मॉल f और उसकी वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R में क्या संबंध होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा दी है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R व फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R एंड फोकल लेंथ स्मॉल f ऑफ मिरर। या फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सिद्ध कीजिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुने के बराबर होती है, अर्थात कैपिटल R इक्वल टू 2f। ये आपको प्रूफ करने के लिए वो पूछ सकता है। तो इन सभी सवालों का एक ही जवाब जानते हैं इस वीडियो में। देखें, तो सबसे पहले माना मैंने कोई उत्तल दर्पण है। देखें, ये बन गया मेरा उत्तल दर्पण, पीछे की साइड मैंने पॉलिश कर दी, तो ये मेरा बन गया उत्तल दर्पण। पहचान क्या है, इसकी जो परावर्तक तल है वो उठी हुई होती है। ये इसकी परावर्तक तल यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये उभरी यानी उठी हुई है, तो ये मेरा हो गया उत्तल दर्पण। अब ये होता है द्वारक। द्वारक का मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा, उसे कहते हैं ध्रुव, यानी ध्रुव की इंग्लिश पोल होती है, इस वजह से उसको डिनोट करते हैं P से। अब इसका वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर करीब यहाँ कहीं होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र को दर्शाते हैं कैपिटल C से। ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु कहलाता है फोकस, और फोकस को दर्शाते हैं कैपिटल F से। ये सब हम दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में पढ़ चुके हैं। फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव को मिलाती हुई रेखा अगर हम खींच दें तो वो कहलाती है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, जो ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र से जाती हुई रेखा है। अब दर्पण का नाम रख दिया हमने M और M डैश, जैसा कि हर बार रखते हैं मिरर की वजह से MM डैश, आप चाहे XY रख लें, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माना MM डैश एक हमारा उत्तल दर्पण है, P इसका ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र है। अब कोई प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर इसके ऊपर आपतित हो रही है, अर्थात इस उत्तल दर्पण पर गिर रही है। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर किरण, सपोज दैट ये है जो मुख्य अक्ष के समांतर इस पर आ रही है। देखो किरण, एरो लगा दिया, मतलब वो लेफ्ट से राइट आ रही है, बाएं से दाएं आ रही है। किरण का भी नाम रख दिया हमने A और B। तो माना A भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण के ऊपर आपतित हो रही है। अब इसमें लगेगा आपका प्रतिबिंब बनने का नियम। प्रतिबिंब बनने का पहला नियम ये कहता है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो फोकस से होकर जाती है, अवतल में तो जाती है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें देखें, अब वो उसे फोकस से जाना चाहिए था, अब इधर नहीं जाएगी, वजह क्या, पीछे पॉलिश है। तो ये फोकस है और ये उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, अपसारित करता है। इसी वजह से इसका जो दूसरा नाम है वो अपसारी दर्पण है। मैंने आपको पहले बता दिया इसके बारे में। तो ये क्या करेगा, किरण को फैला देगा, ऐसे फैलाएगा, कोई पर्सन यहाँ होगा तो उसे ये लगेगा फोकस से होकर ऐसी आ रही है, यानी वो ऐसी करके ऐसी फैल जाए। अगर कोई यहाँ है तो उसे ये लगेगा कि वो फोकस से होकर वो किरण आ रही है। नियम लग गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें ऐसा लगेगा कि फोकस से वो आ रही है, यानी आभास होगा कि वो फोकस से आ रही है। तीसरा नियम ये कहता है प्रतिबिंब बनाने का, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाए या वक्रता केंद्र से होकर जाए तो वापस अपने मार्ग पर लौट आती है। देखें यहाँ पर, अब ये वक्रता केंद्र हो सकता है कोई प्रकाश किरण इधर से आ रही हो जिसकी डायरेक्शन वक्रता केंद्र की तरफ थी। अब वक्रता केंद्र ये है, हो सकता है कोई प्रकाश किरण ये है, ये आ रही थी ऐसे करके। अब इसकी जो डायरेक्शन थी वो थी C की तरफ, C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। अब यहाँ एंगल बन जाता है 90 डिग्री। जब कोई प्रकाश किरण 90 डिग्री यानी अविलंब पर आपतित होती है तो वापस अपने मार्ग पर लौट आती है। ये परावर्तन में हम पढ़ चुके हैं, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान 0 हो जाता है, इस वजह से वो किरण वापस लौट आती है। देखना यहाँ पर, ये किरण आ रही थी, यहाँ पर एंगल बन जाएगा 90, इस वजह से वो किरण वापस लौट आएगी। यानी ये क्या हो गया इसके लिए, अविलंब, यानी ये जो है NC, ये इसके लिए अविलंब का कार्य करने लगेगा।
अविलंब मतलब 90 डिग्री यानी लंबवत रेखा, काल्पनिक लंबवत रेखा। अब ये आपतित किरण है, ये अविलंब है। परावर्तन में हम पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से, जैसे ये परावर्तक पृष्ठ थी हमारी और ये अविलंब था नॉर्मल। ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, इसको कहते थे आपतित किरण, टकरा के जा रही थी यानी परावर्तन के बाद इसको कहते थे परावर्तित किरण। यहाँ जो एंगल बनता था उसे कहते थे आपतन कोण, दर्शाते थे आई से, और यहाँ जो एंगल बनता था उसे कहते थे परावर्तन कोण और दर्शाते थे स्मॉल आर से। अब इसी चीज को ऐसे कर दिया, इसी चीज को ऐसे कर दिया। यहाँ समझे, ये हो गया अविलंब यानी ये हो गया एन, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब एंगल्स का नाम रख दो, ये आपतित किरण है, ये अविलंब के साथ जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण और दर्शाते हैं आई से। ये परावर्तित किरण है, ये वाली परावर्तित किरण का अविलंब के साथ इधर जो कोण बनता है ये वाला, इसे कहते हैं परावर्तन कोण और दर्शाते हैं स्मॉल आर से। यानी ये आई हो गया, ये क्या हो गया आर। ये परावर्तन में हम बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। यानी आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बना है ये इधर वाला, उसे कहते हैं आपतन कोण, डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। ये परावर्तित किरण है, अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण और डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। परावर्तन के नियम से हम ये भी जानते हैं कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी आई और आर आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है आई और आर बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम इस अपने डेरिवेशन में यूज करेंगे। दूसरा एक चीज़ और, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं क्या रेखाएं, यानी ऐसी रेखाएं जो कभी आपस में ना मिलें या फिर इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। अगर इनको कोई तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा काट जाए तो देखें यहाँ पर ये जो एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x ही होगा। इनको कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण। और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये अगर बाई है तो ये एंगल भी बाई होगा। इन्हें हम कहते हैं संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखना, ये मुख्य अक्ष है, इस किरण को आपने समांतर ही तो माना, यानी ये इसके समांतर है, यानी पी सी के समांतर क्या है, ए बी। इस वजह से ये एंगल आई है, देखें यहाँ पर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा। इसको चाहो तो आप समझने के लिए ऐसे पीछे ऐसे बढ़ा के समझ सकते हैं। देखें यहाँ पे ये समांतर रेखा ये हो गई, एक समांतर ये हो गई, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना होगा आई। जैसे ये एक्स है वैसे ये कितना हो गया एक्स। ये आपने प्रॉपर्टी यूज कर ली। दूसरा, हम जानते हैं कोई दो तिरछी रेखा आपस में काटें तो आमने सामने के, इनको कहते हैं सम्मुख कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण, आपस में बराबर होते हैं। ये अगर x है तो ये x होगा, ये बाई है तो ये भी कितना होगा बाई। इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, आपस में बराबर होते हैं। अब देखें आप एक लाइन इसको देखें, एन सी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एफ ये वाली, इसका नाम चाहो तो दे दो इधर एफ, ये जेड, इसका नाम दे दो जेड, एफ जेड। इस लाइन को देखें और इस लाइन को देखें, ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल भी कितना होगा आर। रीजन देना पड़ेगा आपको क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, यानी इसके सामने ये कोण है इसलिए बराबर हो गया। ये इसके क्यों बराबर होगा, ये अगर आई है तो ये भी कितना हो जाएगा आई। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। जैसे ये x है वैसे ये x है, यानी ये I है तो ये I हो गया और ये R है तो ये R हो गया। देखो इसमें हमने प्रॉपर्टी लगा दी संगत कोण की, यानी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट जाए तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी x x बाई बाई। वैसे ये I इसमें लगा दी हमने शीर्षाभिमुख, यानी सामने वाले कोण यानी अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये x है तो ये x होगा, ये बाई है तो ये बाई होगा। अब देखें आप ये वाली एन सी और ये जेड एफ, ये तिरछी रेखा एक दूसरे को काट रही है, ये एंगल आई है, इसके सामने क्या पड़ रहा है ये आर, तो ये इसके बराबर होगा। अब इसको हम अपने डेरिवेशन में यूज करेंगे, फिलहाल मैंने वो यहाँ पर लिख लिया, ये रफ वर्क में आपके समझने के लिए। अब देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको इसका वर्णन लिखना पड़ेगा। वर्णन में आप यही लिखेंगे जो मैंने आपको बताया, माना एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिस पर एक ए बी किरण आपतित हो रही है जो परावर्तन के पश्चात बी जेड यानी जो बी जेड से होकर जा रही है, यानी जो परावर्तित किरण वो क्या है बी जेड। और एक किरण है एन बी जो जा रही है वक्रता केंद्र की तरफ, जो वापस अपने मार्ग पर लौट रही है, परावर्तित होकर वापस अपने मार्ग पर वो ऐसी लौट रही है। तो आई आपतन कोण है, आर परावर्तन कोण है, आई आपतन है, ये परावर्तन कोण है। तो वर्णन में आप इसके बारे में दो लाइनें लिख सकते हैं। इसके बाद इसका व्यंजक यानी इसके सूत्र की हम स्थापना करेंगे या फिर हम सिद्ध करेंगे कैपिटल R = 2F।
एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिखे दिए दे रहा हूँ, आगे यूज होगी, देखना यहाँ पे, ये P यानी ध्रुव है, ये फोकस है। ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां लेते हैं धनात्मक, ये ध्रुव है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, और फोकस दूरी को दर्शाते हैं कैपिटल F से। इस चीज़ को हम यहाँ लिखे दिए रहे हैं, आगे यूज होगा P से लेकर F तक। देखें यहाँ पर PF, ये होगा फोकस दूरी। अब वो राइट में है, इस वजह से कैसी होगी प्लस, P यानी पोल, F यानी फोकस, ध्रुव से फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी और दर्शाते हैं कैपिटल F से। अब P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, तो PC ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। PC वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं कैपिटल R से, और उधर है तो R का मान भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां लेते हैं धनात्मक, ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां लेते हैं ऋणात्मक। एक चीज़ और, आगे इसको भी हम लिखे दिए देना, आगे यूज होगा PC को हम लिख सकते हैं PF प्लस FC, इस पूरे को हम लिख सकते हैं PF प्लस FC, यानी PC की जगह हम यूज करेंगे आगे PF प्लस FC। तो यहाँ लिख सकते हैं PF प्लस FC बराबर PC बराबर R। इन वैल्यूज को हम आगे डेरिवेशन में यूज करेंगे। आप चाहे चित्र के साइड में ऊपर लिख सकते हैं या फिर नीचे लिख सकते हैं, ये रफ वर्क है, ये आप अपने उसमें नहीं करना, ये तो मैंने आपको समझाया यहाँ पर। अब देखें इसको कर रहे हैं व्यंजक। तो सबसे पहले आप देखें कोण ABN, हम ये कहना चाह रहे हैं कोण I बराबर है कोण R के, यानी ये एंगल इसके बराबर है। किससे आपने कह दिया, परावर्तन का दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो I को कैसे लिखेंगे, कोण ABN बराबर है कोण NBZ, बीच में आता है कोण, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ से कोण ABN, कोण ABN बराबर है कोण NBZ के, कोण NBZ के। समीकरण नंबर 1, रीजन देना पड़ेगा क्यों बराबर है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से बराबर कर दिया हमने। अब देखें आप, ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब ये एंगल I इस I के बराबर है, क्यों बराबर है, संगत कोण है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, कोण ABN बराबर है कोण BCF के, कोण बीच में लिखते हैं हमेशा, यानी कोण ABN, यानी कोण ABN बराबर है कोण, इसको लिखेंगे कोण BCF, ये आना चाहिए बीच में, कोण BCF के, कोण BCF के, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। क्यों बराबर है, यहाँ रीजन लिखेंगे संगत कोण है, यानी वो संगत कोण है या एक दूसरे के, इसलिए वो बराबर हो गए। ये हो गया बराबर। अब देखें ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल आ रहा है तो ये एंगल आ रहा है, इसको भी यूज कर ले रहे हैं हम, यानी इसको लिख लिए ले रहे हैं कोण NBZ, यानी ये वाला बीच वाला बराबर है कोण FBC के, यानी कोण NBZ, कोण NBZ बराबर है, यानी ये वाला कोण NBZ बराबर है कोण FBC के, कोण FBC के। समीकरण नंबर 3, क्यों बराबर है, यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा। ये आमने सामने कोण, इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण या फिर संगत कोण, ये सॉरी शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए वो बराबर हो गए। ये 2-3 प्रॉपर्टीज हम जानते थे, उन प्रॉपर्टीज को हमने अपने फिगर में यूज कर लिया डेरिवेशन को निकालने के लिए। अब एंगल समीकरण 1 को देखें, समीकरण 2 को देखें, इसकी LHS देखें, कोण ABN बराबर इतना, कोण ABN बराबर इतना। तो किसी समीकरण की अगर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो हम RHS को बराबर कर सकते हैं गणित के नियम के अनुसार। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखें, समीकरण 1 व 2 से देखें तो RHS बराबर कर दें, कोण NBZ बराबर कोण BCF, यानी कोण NBZ बराबर कोण ये BCF, कोण BCF, इसको डाल दें समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 को देखें और समीकरण 4 को देखें, कोण NBZ बराबर इतना, कोण NBZ बराबर इतना। अब इनकी LHS बराबर हो गई। जब इनका बायां पक्ष बराबर है तो समीकरण 3 व 4 का हम RHS बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 व 4 से हम लिख सकते हैं कोण FBC, यानी RHS इसकी बराबर इसकी, कोण FBC, कोण
बी सी बराबर है कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 5। अब इसको देखें आप, कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी कहाँ है, कोण एफ बी सी यानी एंगल आर की बात हो रही है, बराबर है कोण बी सी एफ यानी एंगल आई की बात हो रही है। यानी यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया, ये इससे पता चल गया कोण आर और आई आपस में बराबर है। अब किसी त्रिभुज की एक प्रॉपर्टीज यूज होती है, वो यहाँ पर लग रही है कि किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। देखें यहाँ पर, इसका मतलब ये है जैसे ये एक त्रिभुज है, ये कोण अगर 60 का है और ये कोण भी 60 का है तो इसके सामने ये वाली भुजा, इस कोण के सामने ये वाली भुजा आपस में बराबर होंगी। सीधा सीधा ये मतलब है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं वो भी आपस में बराबर होती हैं। यानी इस कोण के सामने ये वाली भुजा, इस कोण के सामने ये वाली भुजा आपस में कैसी होंगी, बराबर। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है समीकरण 5 से, यानी कोण ये वाला कोण बी एफ बी सी बराबर है कोण बी सी एफ, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो इस आई कोण के सामने भुजा क्या है, ये बी एफ, ये क्या भुजा है बी एफ, बराबर है कोण आर के सामने भुजा क्या है एफ सी, यानी बी एफ और एफ सी भुजाएं कैसी हैं, बराबर। यानी समीकरण 5 से हमें पता चल रहा है त्रिभुज एफ बी सी में ये कह रहे हैं कोण एफ बी सी यानी बी यानी आर की बात है, आर के सामने भुजा कौन सी है एफ सी, तो यहाँ से एफ सी बराबर कर सकते हैं हम, ये क्या लिखा है कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ यानी कोण आई की बात हो रही है, आई के सामने भुजा कौन सी है बी एफ, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ सी बराबर बी एफ, यानी कोण आई के सामने भुजा कौन सी है एफ सी और कोण आर के सामने भुजा कौन सी है बी एफ। कैसे बराबर कर दिया आपने कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं हैं। तो एफ बी सी ये लिखा कोण एफ बी सी, इसको देखें कोण एफ बी सी यानी आर के सामने भुजा क्या एफ सी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ सी। अब इस चीज़ को आप ऊपर ही लिख लें, यहाँ लिख लें एफ सी बराबर ये क्या लिखा है कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ यानी इसके सामने भुजा कौन सी ये वाली बी एफ सी बराबर बी एफ सी इज इक्वल टू बी एफ। इसका रीजन आप लिख सकते हैं कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं हैं। क्या रीजन है, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं हैं, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं यानी सामने वाली भुजाएं हैं, इसलिए वो बराबर कर दिया हमने, सम्मुख भुजाएं हैं। अब देखें आप, इसको डाल दें आप समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6। अब वही हर बार की तरह पिछली बार जब मानते आ रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हैं जब दर्पण बहुत छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तब बी पॉइंट है करीब यहाँ आ जाएगा, जब बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो एफ पी और एफ बी लगभग बराबर हो जाएगा। देखें इसका मतलब ये है, देखो इसको यहाँ समझा दे रहे हैं, ये जैसे यही है दर्पण जब छोटा होगा, द्वारक छोटे से सपोज दर्पण इतना छोटा है, ये पॉइंट यहाँ पर ये पॉइंट होगा एफ और यहाँ पर ये पॉइंट होगा पी, ऐसे करके यहाँ पे पॉलिश होगी। अब यहाँ से ये रेखा तो मिली होगी एफ पी तक, अब ये पॉइंट अब यहाँ से एफ बी ये पॉइंट करीब यहाँ होगा। अब एफ बी और एफ पी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, कब, जब दर्पण बहुत छोटा हो। तो अभी दर्पण आपने बड़ा लिया है, तब हो सकता है इस लाइन और इस लाइन में थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा, लेकिन दर्पण आप छोटा कर देंगे तो एफ ये यहाँ से दिख रहा होगा लगभग एफ बी लगभग किसके बराबर है एफ पी के, यानी पी एफ लगभग किसके बराबर है बी एफ के, पी एफ लगभग किसके बराबर है बी एफ के। अब इतना दर्पण लिया है द्वारक का, द्वारक कितना लिया है, द्वारक और छोटा कर दें, सपोज ये अब ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट यहाँ पे पी हो जाएगा और बी पॉइंट करीब यहाँ आ जाएगा, तो अब और कम अंतर रह जाएगा। तो एफ ये वाली एफ ये पॉइंट सॉरी पी एफ है, एफ पी लगभग बराबर हो जाएगा एफ बी के। यानी कहने का मतलब है जब दर्पण आप छोटा ले लेंगे तो बी पॉइंट करीब यहाँ आ जाएगा, यानी बी पॉइंट करीब यहाँ होगा तो एफ पी लगभग बराबर होगा एफ बी के। ये केस एक बन सकता था जब दर्पण छोटा हो, उसी चीज़ को यहाँ पर यूज में ले लिया है। ऐसा हो सकता है कि दर्पण कोई छोटा ले जिसका द्वारक बहुत छोटा हो, तो लिख सकते हैं आप यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब हम लिख सकते हैं एफ पी बराबर एफ बी के, यानी एफ पी बराबर एफ बी के, एफ बी के लगभग में बराबर आप मान सकते हैं, इस लगभग का साइन बना सकते हैं, एफ पी लगभग बराबर एफ बी। इसको डालें समीकरण नंबर 7। समीकरण 6 और 7 को देखें, एफ सी बराबर बी एफ और एफ पी बराबर एफ बी या बी एफ।
तो नहीं एफ बी या बी एफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ पी। क्या रख सकते हैं, एफ पी, समीकरण 6 से। इसके बाद देखें समीकरण 6 से, तो समीकरण 6 में जहाँ एफ बी है, एफ बी या बी एफ, उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ पी या पी एफ। तो यहाँ आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एफ बी या बी एफ की जगह हम क्या रख देंगे, एफ पी। क्या रख देंगे, एफ पी। इतना निकल आया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, अब देखो एफ पी या पी एफ का मान तुम्हारे पास है, एफ पी या पी एफ का मान तुम्हारे पास है एफ। अब कमी किसकी है हमारे पास, एफ सी की। एफ सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इसको हमें जोड़ना है पी से। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, एफ पी जोड़ने पर, एफ पी जोड़ने पर। ऐसा इक्वेशन में हम कर सकते हैं, जो इधर जोड़ो वो इधर जोड़ दो। तो देखें यहाँ पर ये लिखा है एफ सी प्लस, यहाँ क्या जोड़ दिया मैंने LHS में, एफ पी इज इक्वल टू, एफ पी तो यहाँ लिखा ही था, एफ पी तो लिखा ही था, प्लस एक एफ पी इधर भी जोड़ दिया, एफ पी। ऐसा करने से एफ पी कट जाएगा, जो ये लिखा वो ये लिखा, हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हम कर सकते हैं, जो इधर जोड़ो वो इधर जोड़ो, या फिर जो इधर घटाओ वो इधर घटा सकते हो। ऐसा करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा फॉर्मूले जो हम वैल्यू निकालना चाह रहे थे वो निकल आएगी। अब देखें एफ सी प्लस एफ पी, एफ सी प्लस एफ पी, इसको देखें एफ सी प्लस एफ पी या पी एफ, इसका मान कितना है, आर। यहाँ से देखें एफ सी ये है, प्लस एफ पी ये है, तो ये प्लस ये, इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं, पी सी। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी सी इज इक्वल टू, अब एफ पी प्लस एफ पी इसको हम लिख सकते हैं 2FP, जैसे x प्लस एक्स वैसे हो जाएगा 2x। अब पीसी की वैल्यू कितनी है, ये ध्रुव है, ये वक्ता केंद्र, ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी क्या होती है, वक्ता त्रिज्या। अब उधर है तो उसका मान क्या होगा, कैपिटल का, तो यानी यहाँ हो जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू 2 इंटू एफ पी या पी एफ, ये क्या फोकस दूरी, इसका मान कितना है, स्मॉल f, तो यहाँ रख देंगे स्मॉल f। तो ये प्रूफ हो जाता है किसी दर्पण की वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। या फिर यहाँ से f का मान निकालो, तो स्मॉल f इज इक्वल टू आ जाता है, 2 का पक्षांतर करो, f इज इक्वल टू R/2। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने बड़ी आसानी से देखा किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर किसी दर्पण की वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। इन केस दोनों में ही हमने पढ़ लिया, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में वैल्यू सेम आती है, रिलेशन सेम आता है, यानी दोनों में ही वक्ता त्रिज्या दोगुनी होती है और फोकस दूरी आधी होती है। तो अगर वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कर लें, शेयर करें। दैट्स ऑल।